बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अंदरूनी व बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि चौधरी निसार साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं, जबकि असद उमर साहब आज कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब से ना इंतकाम लेना है ना ही उनको रियायत देंगे। इस समेत दिन भर के जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, सिक्योरिटी सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई। मौजूदा हालात के तनाजुर में आप इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ होगा यकीनन। हम उसकी तफसील से तो वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि उसमें शुरका की तादाद ज़्यादा थी, ठीक है ना। यानी उसमें मतलब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म और DGI नहीं, बल्कि उसमें दूसरे सर्विसेज चीफ्स भी थे, और उसमें इमरान खान साहब के साथ उनकी कैबिनेट के अरकान भी थे, और शेख रशीद साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब भी शायद थे, तो उनकी कैबिनेट थी। और उसमें फिर जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से, मुल्की सिक्योरिटी और जो बाकी इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज आई हम उसी के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही फिर दूसरी जो इतला आ रही है वो ये है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, उनकी जेनीवा में मुलाकात हुई है अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन से, और उनसे मुलाकात जेनीवा में हुई है जी। और उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी हमारे सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि जो अलामिया जारी हुआ है उसमें यही कहा गया है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बात की गई है। पाकिस्तान में एक पुराना जुमला अपना दोबारा कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा वो खित्ते के वाक़यात तय करेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है सिवाय उनके अंदर के लोगों से, ठीक है। और यही वजह है कि कल इमरान खान साहब जो हैं, जब उन्होंने इजलास किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बाहर से कम ख़तरा है, अपनी पार्टी के अंदर से ज़्यादा जो इंतशार है। यकीनन उन तक ये इतलात तो हैं, वो समझते हैं सारी चीज़ों को मेरी पार्टी के अंदर से। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि 2-3 अगले हफ्ते जो हैं, 2-3 हफ्ते वो बड़े अहम हैं, और जो भी इंतशार है वो पार्टी के अंदर से लोग डिस्टर्बेंसेस पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। यही बात है जो हम पहले भी कहते रहे, क्योंकि अपोजिशन जमातें जो हैं वो तो मतलब वही बात है ना कि जलसे से कैसे हुकूमत गिरेगी, धरने से भी कैसे गिरेगी। धरना तो अगर धरने से गिरनी होती तो 126 मतलब वो उससे प्रेशर जरूर बिल्ड हो सकता है, हुकूमत नहीं गिर सकती, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है, खैर वो इमरान खान साहब ने जो बात हुई उसमें सिक्योरिटी के हवाले से उसको तो नहीं, लेकिन चूंकि इसमें अब अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात अहम है, तो उसमें अब वहाँ पर क्या बात हुई है वो अब जाहिर है कि आने वाले दिनों में चीज़ें उस पर डिस्कशंस में आ जाएंगी। एक दो बातें और इसी दौरान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं खित्ते में, और ख़ित्ते के ही हालात पाकिस्तान चूँकि दरमियान में है बड़ी ताकतों के, तो इसलिए जो ख़ित्ते के हालात और वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान पे बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं। अमेरिकन जो हैं वो यहाँ से उनका विड्रॉल शुरू है, और विड्रॉल के लिए जो है उनको यहाँ पे इस खित्ते में स्पेस चाहिए, कोई अड्डे चाहिए, कोई लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से जाते भी हैं तो खित्ते से तो वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल। और खित्ते से जाना बनता भी नहीं है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को देखें तो उसमें उनका जाना बनता नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि वो चले जाएं यहाँ पे। और देखें वो जब आए थे तो उस वक्त चाइना नहीं था, यानी चाइना ये मौजूदा चाइना इस तरह से नहीं था, एक पावर बन के नहीं उभरा थी। तो 2001 के दिसंबर में तो WTO में एंटर हुआ है चाइना, तो उसको इजाज़त मिली है कि ये कैपिटलिज्म क्या होता है, तो दुनिया की, उससे पहले तो वो उसका मेंबर ही नहीं था।
9/11 के बाद हुआ है। और इसी तरह से ये रशिया जो इस वक्त मौजूद है, मौजूदा रशिया, ये भी उस वक्त एक कमज़ोर पोजीशन में था। चेचनिया में जो है वो चेचन्स और ये सारे वहाँ पे धमाके हो रहे थे मॉस्को के अंदर, और बच्चों के कत्ल हो रहे थे, और ये सारा जिन लोगों को याद होगा। लेकिन अभी ये 2021 की दुनिया जो है ये मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक तो सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिकन को इस जगह चाहिए, और वहाँ पे जगह जो है वो चाइना और रशिया उनको स्पेस नहीं देगा, स्पेस नहीं। इसीलिए कभी आपको इतला मिलती है कि यूक्रेन के अंदर कोई मसला है, कभी आपको उज़्बेकिस्तान में कोई इशू है, कभी या तो सेंट्रल एशिया में उनको स्पेस चाहिए, या उनको अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में चाहिए। ठीक है, अच्छा, और यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी से भी उन्होंने बात की होगी, ठीक है ना, लाजमन की होगी सही। और पाकिस्तान का क्या जवाब गया है उन तक मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन बात यकीनन हुई होगी। और आज का अगर सिर्फ उनका एक बड़ा मैगजीन है उनका, और उसको अगर आज देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट, तो वो कह रहा है अमेरिका सेंट्रल एशियन डिलेमा ये है कि सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिका की पोजीशन वो नहीं है जो इससे पहले थी, और बहुत सारी रियासतें और बाइडन की जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब एक हमें स्पेस चाहिए, मुख्तलिफ बेसिस चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो बेसिस के लिए हमारी वाशिंगटन सीक्स टू लिमिट चाइना एंड रशिया इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और उज़्बेकिस्तान एक वाहिद जगह है जहाँ पर वो करना चाह रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन ये कि C5+1 मीटिंग सेंट्रल एशिया वगैरह वगैरह। और ये बेसिस का इशू जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, अमेरिका को यहाँ पर आना, यहाँ पर बेसिस चाहिए, इस जगह बेसिस चाहिए जो इंडिया के, यानी आप उसका हद अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर उनको ज़रूरी है अमेरिकन को कि यहाँ पे उनकी बेसिस हों। कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो पहुँचे हैं न्यूयॉर्क, और वो कल उनकी न्यूयॉर्क में मुलाकात है अक़वाम मुत्तहिदा के, वो कहते हैं ना सारे डॉट्स को मिला के पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि पाकिस्तान में क्या पिक्चर इमर्ज हो रही है, वरना पाकिस्तान की इवन सियासत में भी क्या इमर्ज हो रही है, जब आप ये खित्ते के रीजन को समझ, जो हालात हैं उनको समझेंगे। तो जयशंकर जो हैं वो पहुंचे हैं न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में कल उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात है जी। और उसके बाद वो 2 दिन क़याम के बाद वो जाएंगे वाशिंगटन। मैंने कुछ देर पहले वहाँ वाशिंगटन से जो मुख्तलिफ हमारे इंडियन मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं अमेरिका में, उनसे मैंने आइटनरी चेक की कि जयशंकर जो हैं उनकी क्या इंगेजमेंट्स और मुलाकातें क्या हैं वहाँ पे। तो मुलाकातें वहाँ पर अभी तक फाइनल नहीं हुई। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है जो मैं कह रहा हूँ। वो इसलिए अहम है कि अगर वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहाँ जाते हैं तो उनकी मुलाकात बनती है एंथनी ब्लिंकन के साथ, जो कि सेक्रेटरी स्टेट हैं। या तो मुलाकात उनकी आज हो गई हो या हो जाए, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, वरना उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी या नहीं हुई होगी, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन मिडल ईस्ट रवाना हो चुके हैं या हो जाएंगे। कल सुबह जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन को कल दिन में किसी वक्त उनको इसराइल में होना है, क्योंकि कल उनकी मीटिंग्स हैं यहाँ पे नेतन्याहू के साथ, बाकी लोगों के साथ, फिर उन्होंने वेस्ट बैंक जाना है, फिर उन्होंने जो है वो जॉर्डन का शायद खामोश दौरा करें। सिक्योरिटी की वजह से आइटनरीज बहुत सारी बताई नहीं जाती हैं अनलेस एंड अनटिल वो वहाँ पे पहुँच जाएं खुद। और ये चूंकि यहाँ पे ये रॉकेट्स और ये सारे फायरिंग वायरिंग, कौन सा एयरपोर्ट क्या बेसिस, तो ये मिडिल ईस्ट में केओस है इस वक्त। तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब टाइमिंग्स नहीं बताते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन गुमान ये है कि वो जॉर्डन भी जाएंगे और वो इजिप्ट भी जाएंगे, मिस्र भी जाएंगे, उर्दन भी जाएंगे, और यहाँ पर वो गजा तो नहीं लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ से मुलाकात करेंगे। अच्छा, अगर वो यहाँ पर हैं तो फिर जयशंकर की मुलाकात जो है वो वहाँ पर होगी, जिसके लिए कोशिश हो रही है वो होगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के
जैक सलिवन के साथ, सही है। जिनके साथ डॉक्टर मोईद यूसुफ की मुलाकात हुई है। हाँ। अच्छा, अब एक तो मैंने आपसे सेंट्रल एशिया की बात की ना, लेकिन दूसरा प्रेशर अब इंडिया पे आ रहा है। और इंडिया का जो प्रेशर है, यूएशियन टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं कि यूएस मिलिट्री बेस इन इंडिया, यूएस मिलिट्री बेस इन इंडिया आफ्टर क्वाड पैक्ट विल मोदी इनवाइट द यूएस नेवी टू अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, लेकिन साथ ही, क्योंकि जब आप पैक्ट में चले गए हैं और आप जो जो पैक्ट में लोग मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया है तो साउथ कोरिया में क्वाड है ना, तो वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं। अगर आप बात करें जापान की, तो जापान में तो अमेरिकन ट्रूप्स हैं। तो सरेंडर के बाद तो वो वहीं रुक गई थी, जब सरेंडर कर दिया था जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसी तरह से तो अब क्वाड का जो मेंबर है, चौथा जो बड़ा मेंबर है क्वाड का, तो उसमें जो है वो क्या अपनी सरजमीन पे या अपने जजीरे को, अंडमान आइलैंड्स को, क्या वो अमेरिका को हैंडओवर करेगा, देगा बेसिस? इस पे बहस छिड़ गई है इंडिया में और छिड़ेगी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड या क्या बेस आप दे सकते हैं, बेसिस आप दे सकते हैं किस, और वो बेस जो है वो फिर किस लिए यूज होगी? मतलब क्या वो बेस यूज होगी अगेंस्ट चाइना, या वो बेस यूज होगी अगेंस्ट क्या, मतलब वो जो अलायंस है वो कैसा, किस सूरत में? तो इंडिया तक पे प्रेशर चला गया है कि वहां पे बेस, जो इंडियन मीडिया ही कोट कर रहा है, यूरेशियन टाइम्स इंडिया का, इंडिया से कोट कर। इसी तरह से सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो अमेरिकन को यहां से विड्रॉल से हट के, आप देखिए ना रीजन में आज एक नया वाकया रोनुमा हुआ है दुनिया की। आप समझें कि तलखी किस लेवल पे है, उसका आपको सिर्फ इस बात से अंदाजा होगा कि आपको पता है ना, बेलारूस जो है वो बिल्कुल रशिया, इलेक्शंस हुए, वहां पे गड़बड़ हुई, गड़बड़ घोटाला सारा, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे जो है वो मानते नहीं है। मगरिब ने कहा कि बेलारूस जो है वो उसके इलेक्शंस को मानते नहीं है। पुतिन ने कहा कि नहीं, मैं जो है वो इसको सपोर्ट करूंगा। मुजाहरे हुए, सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो इलेक्शन हो गया खत्म, इलेक्शन हुआ पिछले साल बेलारूस का, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि दुनिया किस रुख पे जा रही है। बेलारूस का इलेक्शन हो गया तो वहां पर यह हुआ कि रोमैन प्रोटेस्विक, मैं अगर प्रोनाउंस गलत करूं तो माजरत चाहता हूं, ये वहां पे टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, 26 साला एक जर्नलिस्ट। तो ये वहां पर लिथुवेनिया में बैठ के बेलारूस का इलेक्शन कवर कर रहे थे। ठीक है, और ये बेलारूस के में इलेक्शंस में अगर जो गड़बड़ हो रही है या जो भी, तो वहां की हुकूमत के खिलाफ बैठ के लिथुवेनिया, जो कि यूरोप का मुल्क है, वहां बैठ के ये कवर कर रहे थे। अब ये जहाज में बैठे और जहाज इनका चल पड़ा और जहाज इनका चलना शुरू हुआ जाने के लिए वियना। तो जब बेलारूस आगे थोड़ा सा लिथुवेनिया के करीब पहुंचा तो अचानक वहां पर जो कॉकपिट है वहां से बताया गया कि जहाज के अंदर जो है वो धमकी आई है कि यहां पे बॉम्ब है जहाज के अंदर। हवा में जहाज, पैसेंजर फ्लाइट जिसमें 200-250 लोग बैठे हुए थे, और ये रॉयन एयर जो कि गालिबन आयरलैंड की एयरलाइन है, उनका प्लेन है या किसी और मुल्क का, मैं गलती ना कर जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट है, इस फ्लाइट को धमाके से उड़ा दिया जाएगा, तो इसको फौरी तौर पे कहीं हमने करीब लैंड करना है। तो लैंड कर गए वो बेलारूस में। अच्छा। और बेलारूस में जैसे लैंडिंग ऐलान हुआ कि हम ये करीब तरीन जो नीचे जगह है, हमने हंगामी तौर पे लैंडिंग करनी है, तो वो जो 26 साल का लड़का जहाज में बैठा हुआ था वो खड़ा हुआ और जल्दी से उसने जहाज के अंदर से ही अपना वो जो अपना बैग ऊपर से उतारा, अपना लैपटॉप वगैरह उतार के अपने दोस्त को फेंका। उसने कहा कि ये मेरे लिए हो रहा है। तो जितने पैसेंजर ने कहा तुम्हें क्या मसला है, उन्होंने कहा ये जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है। वो जहाज नीचे लैंड हो गया, जहाज के अंदर बेलारूस की सिक्योरिटी फोर्स एंटर हुई, उस लड़के को पकड़ के उठा के ले गए। अच्छा, अब ये सवाल, ये दुनिया में एक नया शुरू हो गया इशू कि ये क्या हुआ है। और उसका मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि गार्डियन ये खबर दे रहा है कि बेलारूस केजीबी बिलीव टू बी ऑन द प्लेन फोर्स टू लैंड इन मिन्स्क। ठीक है, जो कि इसमें केजीबी के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जहाज के अंदर जो है ये बॉम्ब है, इसको यहां लैंड किया जाए। उनके अपने मुल्क में लैंड करवा लिया जहाज और उसको उठवा लिया।
फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है कि बेलारूस स्टेट हाईजैकिंग प्रॉम्प्ट स्टॉक फॉर फर्दर सैंक्शंस, ठीक है। अल जजीरा कह रहे हैं वर्ल्ड रिएक्ट्स टू प्लेन हाईजैकिंग अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट। बीबीसी न्यूज दे रहे वेस्टर्न पावर्स वॉइस आउटरेज एज बेलारूस अक्यूज ऑफ हाईजैकिंग प्लेन। यानी आप सिर्फ दुनिया देखें कि किस रुख पे जाके तलखियां कहां तक हैं। एक उस जर्नलिस्ट को पकड़ने के लिए पूरा प्लेन जो है वो हाईजैक हो गया। वेस्ट कह रहा है हाईजैक हो गया, बेलारूस कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, लैंडिंग हुई थी, इत्तेफाक से वो अंदर मौजूद था तो हमारी फोर्सेज ने जाके उसको उठा लिया। एक हंगामा पूरी दुनिया में खड़ा है। अच्छा, साथ ही मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, मतलब आप जरा जब तक तलखी का लेवल नहीं देखेंगे ना, आपके लेवल क्या है, तलखी का लेवल क्या है, मतलब किस रेंज में तलखी जा रही है पूरे रीजन में, तो उस वक्त तक एक तो इंटरनल क्याओस है मुल्कों में, कोविड फैला हुआ है। इंडिया में अल्लाह ताला खैर करे, उनके नंबर्स कम आए हैं, लेकिन ये जो उनका वाइट फंगस और ब्लैक फंगस ये इससे अल्लाह करे वो निकले, सारी दुनिया से महफूज रहे। लेकिन बात यह सारी कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि तलखी का लेवल क्या है। इसी दौरान हमारा जो पड़ोस है, यानी हमारे पड़ोस में एक तो अफगानिस्तान जिसका जो सेटल नहीं हो पा रहा किसी सूरत, जो दूर दूर तक वहां पर मुख्तलिफ मुतहारिब कुव्वतें जो हैं वो एक मेज पे बैठी नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो वो जितना भी था कि जी तालिबान भी बैठ जाएंगे तो साथ उनके वो गुलबुद्दीन हिकमतयार भी बैठ जाएंगे, अशरफ गनी भी बैठ जाएंगे, बाकी मुल्क उनकी वो कहीं दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक जो चीज और होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि क्या ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा जो कि 2015 में हुआ था और जिसको P5+1, P5 से मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के परमानेंट 5 मेंबर्स और एक यानी ईरान और जर्मनी को भी बुला लिया था। जर्मन आपको पता है ना अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, जर्मनी नहीं है क्योंकि जर्मनी हार गया था ना वर्ल्ड वॉर में, तो जो जीत गए थे वो है सिर्फ P5 में, जो हार गए थे वो जर्मनी नहीं है बेचारा, जापान जर्मनी जो मुल्क हार गए थे। अच्छा, तो लेकिन जर्मनी को भी उन्होंने इसमें रखा हुआ था। अच्छा, और साथ उसके ये जो ईरान से मुआहिदा हो रहा था। अच्छा, अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि 26 तारीख को तो हो रहा है शाम का इलेक्शन और उसमें बशारुल असद जीतने जा रहे हैं, ठीक है। और वो जीत क्यों रहे हैं? इसलिए कि उनको एक तो रशिया ने 2015 में बचाया ना, 2012 में सबसे पहले ईरान ने हेल्प भेजी थी, पहली मदद ईरान ने की थी। 2015 में रशिया आया था, 2-3 साल ईरान की फौजी मदद से वो बैठे हैं वहां पे, ठीक। उसके बाद ये है कि एक तो दूसरा, ये मुआहिदा अगर बहाल हो जाता है तो उसका खित्ते पे क्या असर पड़ेगा? यानी उसका मतलब ये होगा कि ईरान जो है, एक तो उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी, पाबंदियां लगी कि ईरान से तेल नहीं खरीद सकता कोई मुल्क, ईरान किसी मुल्क से असला नहीं खरीद सकता, ईरान के बहुत सारे फंड्स जो है वो फ्रीज हैं, ईरान एक बड़ा, तो ईरान एकदम से आप समझें कि एक बड़ी पावर बनके इस खत्ते में, जो ऑलरेडी लेबनान तक और इराक, सीरिया, अफगानिस्तान सारे वो, मैं जब गया वहां पे एक दफा तो हमारे और भी डेलीगेशन में और भी लोग थे, तो ईरान में हमें बुलाया गया, उनके सरकारी तौर पे बुलाया गया। तो आरिफ निज़ामी साहब थे, शामी साहब थे, अजहर अब्बास साहब थे, मोहसिन नकवी साहब थे, चंद लोग यहाँ से गए पाकिस्तान से मुशर्रफ साहब के वक्त में। तो वहाँ पे जो सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं अली लारीजानी, उनके साथ बड़ी लंबी गप लगी, जो अभी इलेक्शन उनका 18 तारीख को, ये उस स्पीकर थे। सही। और हाशमी रफसंजानी जो कि साबिक सदर थे, उनका इंतकाल हो गया, उनसे भी हमारी कप लगी। तो जब हम जा रहे थे, घूम फिर रहे थे इधर उधर, तो हम ये अली लारीजानी है, तो इनके साथ बड़ी अच्छी गपशप लगी। बारा अब हुआ क्या कि वो कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, उनके लोगों ने ये कहा, तो इन्होंने खुद नहीं बल्कि वहां जो मैंने कहा सुपर पावर क्यों कहता है ईरान अपने आप को? उन्होंने कहा सुपर पावर की डेफिनेशन यही है ना कि वो अपनी सरहदों से दूर लड़ाई लड़ते हैं। तो ईरान अपनी लड़ाई अपनी सरहदों के अंदर नहीं लड़ता, दूर लड़ता है। तो इसीलिए अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है कि हम भी अपनी जंग दुनिया में दूर लड़ते हैं अपनी सरहदों से, तो ईरान भी दूर लड़ता है। अच्छा, बड़ी गहरी बात थी ये, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसे आपको इसलिए कह रहा हूं कि 18 तारीख को जो ईरान में इलेक्शन होने जा रहा है,
अच्छा, और ये ईरान का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहुत अहम है क्योंकि ये उस इलेक्शन से पहले पहले ये जौहरी मुआहदा बहाल करवाना है, ईरान ये चाहता है। क्योंकि ये मुआहदा अगर बहाल हो जाता है तो इसके नतीजे में दो तीन चीजें बड़ी अहम होने जा रही हैं। ठीक। एक तो चीज ये होने जा रही है कि ईरान, इसमें अरब ममालिक को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, खत्ते के ममालिक को। सब ऊपर से तो बज़ाहिर सारे खुश हैं ये वो, लेकिन ठीक है, मतलब इसको वो कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो 18 तारीख का इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन इसलिए बहुत अहम है कि एक तो सदर हसन रूहानी की जगह देखना है कि कौन से उनके जो नए सदर हैं वो कौन से आते हैं। अच्छा, दो तीन उसमें नाम हैं। एक तो है इब्राहिम रईसी, ठीक है, और एक जो हैं वो हैं अशगा जहांगीरी, अली लारीजानी भी खड़े हैं, महमूद अहमदी निजात भी खड़े हैं, ये सारे लोग खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अगला इलेक्शन इसलिए अहम है कि जो इब्राहिम रईसी हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, ये ईरान के अगले सदर होने के साथ साथ अगले रहबर भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक। यानी ये भी बात ईरान में हो रही है कि ये सदर भी बन सकते हैं और सदर होने के साथ साथ ये हो सकता है आयतुल्ला खामेनाई की जगह ईरान के अगले रहबर भी हों। आयतुल्ला खामेनाई जो हैं वो रहबर बनने से पहले, जब आयतुल्ला खुमैनी इनकलाब जो लेकर आए थे, आयतुल्ला खामेनाई, जब आयतुल्ला खुमैनी का इंतकाल हुआ तो आयतुल्ला खामेनाई ईरान के सदर थे, ठीक है। उसके बाद उनकी मजलिस जो है और बाकी उनकी पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वगैरह करके, तो वो फिर सदर से वो जो है वो रहबर हो गए, ठीक है। अब जो रहबर हैं वो 81 साल के हैं, तो हो सकता है कि ये जो सदर हैं ये अगले रहबर भी हों ईरान में। डॉक्टर साहब, इन दोनों में फर्क क्या होता है? इस हवाले से बताइए। ये फर्क मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा फर्क होगा। पूरा खित्ता एक नई सिमत में जा रहा है ना, और ये भी जो है ये रिफॉर्मिस्ट नहीं है, मतलब ये भी एक खास व्यू रखते हैं वहां पर। मतलब बेसिकली होता है कि एक यानी एक अपना सख्त गिर यानी एक बिल्कुल जिसे कहने था आयतुल्ला खुमैनी का जो स्टांस था वो इनका स्टांस है। बीच में रिफॉर्मिस्ट आए, जैसे अली लारीजानी जो हैं वो हाशमी रफसंजानी की तरफ हैं, मतलब होता है ना ज़हन। लेकिन ये बिल्कुल आप समझें कि ये उनके बिल्कुल हम ख्याल हैं आयतुल्ला खुमैनी के। अच्छा, अब इसमें और ये जो है ना ईरान की, मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये बज़ाहिर तो इलेक्शंस बड़े आपको लगते हैं ना कि बड़े, ये आयतुल्ला खामेनाई जो हैं, आयतुल्ला खामेनाई ईरान के जो इलेक्शन जब हुआ ना पहला उनका, जब इनकलाब आ गया ईरान में, तो इनकलाब आने के बाद जो है वो ये हुआ कि उनके जो पहले सदर थे वो बनी सदर अबुल हसन बनी सदर पहले सदर बने इनकलाब के बाद, 79 के बाद। और ये जो हैं ये इनका मुआवजा हो गया और ये ईरान से फरार हुए, और ईरान से फरार होकर अब ये फ्रांस में रहते हैं, जलावतन। ठीक है। और जब ये चले गए तो उसके बाद जो दूसरे वहां पे सदर आए, मोहम्मद अली रजाई आए 2 अगस्त 1980 को। तो जैसे ही वो आए, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी इस पर डिटेल में बात कर लेंगे, मैं आपको मुख्तसर तौर पे बताऊं कि जब ये दूसरे सदर आए मोहम्मद अली रजाई, तो चंद दिनों के बाद ये हुआ कि मुजाहिदीन खल्क जो हैं उन्होंने वहां पर जो ये बैठे हुए थे सदर भी और इनके साथ इनके प्राइम मिनिस्टर भी और इनके साथ इनकी कैबिनेट, उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। उसके नतीजे में दूसरे सदर और दूसरे वजीर आजम और उनकी काबीना, उस सारे के सारे जाँ बहक हो गए। और ये वाकया हुआ उससे 2 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले, उसी साल जून में हिज़्ब इस्लामी जमहूरी जो आयतुल्ला खुमैनी ने एक सियासी जमात बनाई थी, तो उसके हेडक्वार्टर्स पे धमाके हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और उसमें जो है वो जो एग्जैक्ट नंबर पे कन्फ्यूजन है, लेकिन वहाँ कम से कम 73 अफराद और उसमें चीफ जस्टिस आयतुल्ला बहिश्ती भी शामिल थे। ठीक।
ठीक है, उनको निशाना बनाया, वो शहीद हो गए सारे, और मुजाहिदीन खल्क। अच्छा, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आयतुल्ला बहिश्ती जो है वो चीफ जस्टिस थे, तो ये जो है इब्राहिम जो इस इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं, अच्छा ये जो हैं ये इब्राहिम रईसी, तो ये जो हैं ये चीफ जस्टिस हैं ईरान के, सही, ठीक है। और उनके बाद उसके बाद जो है वो फिर ये 13वां इलेक्शन है ईरान का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इलेक्शंस में ये होता है कि अमूमन जो सदूर आते हैं, चाहे मोहम्मद खातमी हों या महमूद अहमदीनेजाद हों या आप समझें कि हाशमी रफसंजानी हों या हसन रूहान, अमूमन होता है कि सदूर आते हैं और फिर वो पॉलिटिक्स से फिर दूर हो जाते हैं और फिर दूसरी शख्सियत। आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा साबिक सदर उनके इंटरव्यू दे रहे हैं, साबिक सदर सामने आ गए, सवाए आयतुल्ला खामेनाई की, क्योंकि वो रहबर बने, वो रहबर बने, ठीक है। तो उनकी एक पोजीशन, और साथ ही मजलिस शूरा जो है, शूरा निगमा, उसकी पोजीशन जिसमें 12 रुकनी, जिसमें 6 जो हैं वो उलमा हैं और 6 जो हैं वो माहिरीन कानून है, वो लिस्ट फाइनल कर। ये सारा का सारा होने जा रहा है अगले, आप समझें कि 10 से 15 दिनों के अंदर, क्योंकि 26 तारीख, इसी दौरान जब ब्लिंकन यहां पे होंगे तो इसी दौरान ये तय हो जाएगा वियना की टॉक्स में ईरान जो है, यानी आप ये देखें कि ईरान ने सिर्फ ये कहा कि वो IAEA की तरफ से जो पाबंदियां हैं वो 3 महीने का था, तो वो कल तारीख खत्म हो गई। सिर्फ उन्होंने इतनी बात की कि हम उनको इजाजत देंगे $1 कीमत ऊपर नीचे होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक एक ले लेते हैं। ये साथ ही वाकया, साथ ही बशारुल, साथ ही अमेरिका, साथ ही जो है वो चाइना और रशिया का शुरू हो गया जो सिक्योरिटी डायलॉग है, साथ ही जयशंकर वहां पहुंच गए, और साथ ही जो बड़ी अजीब सी लगेगी बात, मैं वक्फे में जाने से पहले सिर्फ एक बात आपको बताऊं, और वो बात आपको बताऊं कि किस कदर करीब है तुर्की और रशिया, टर्की और रशिया कितना करीब है। टर्की को रशिया ने थ्रेट किया। अच्छा, ठीक, रशिया, ये सिर्फ राइटर्स को मैं दिखा दूं, रशिया ने टर्की को थ्रेट किया है। रशिया वॉन्ट्स टर्की ओवर टाइज यूक्रेन की, यूक्रेन के ज्यादा करीब नहीं जाना। देखें, यूक्रेन उनकी रेड लाइन है, रशिया की, ठीक है, और ताइवान रेड लाइन है चाइना की। कुछ रेड लाइंस है ना, मतलब आप यूक्रेन के करीब है तो जेन में रखे, क्रीमिया को ले गया था उठा के पुतिन। तो कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर ये बड़ी ताकतें इस पूरे खित्ते में आपको समझ नहीं आएगा कि हैंडल विद केयर, बहुत आराम से तरीके से। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज चौधरी निसार साहब ने कहा है कि मेरा किसी सियासी खेल से कोई ताल्लुक नहीं, आज हल्फ भी नहीं उठाया उन्होंने पंजाब। चौधरी साहब पता नहीं गए क्यों थे, मुझे तो ये समझ नहीं आया। उनको शायद जाना नहीं चाहिए था, या शायद वो कुछ उनके पास होगा कि मैं जाऊं और वहां जाके मैं हल्फ उठा लूं, शायद कोई कानून वगैरह ऐसा होगा। लेकिन चौधरी निसार साहब जो हैं वो गहरे आदमी हैं, बिल्कुल है, ठीक है ना। चौधरी निसार साहब को कहते हैं ना, लाइट नहीं लेना चाहिए, और उसकी वजह मैं बता देता हूं आपको। चौधरी निसार से सारी पॉलिटिकल पार्टियां नाराज हैं, सारी, तमाम। और वजह क्या है? वजह जो है वो मुस्लिम लीग, नवाज समेत सारी पार्टियां उनसे नाराज हैं, और सारी पार्टियां उनसे नाराज इसलिए हैं कि चौधरी निसार साहब अपनी पार्टी के खिलाफ गए थे मौक़िफ़ के। बज़ाहिर वो ऐसा लग रहा है लोगों को, बज़ाहिर कि चौधरी निसार साहब नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के खिलाफ गए, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हुआ, ठीक, ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये था कि जो मिसाक़ जमहूरियत था, उस मिसाक़ जमहूरियत का एक बड़ा अहम नुक्ता जो दोनों सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उसमें यह था कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे और उसके नतीजे में हमारी हुकूमतें कमज़ोर होंगी। चौधरी निसार साहब उस नुक्ते से पीछे हट गए थे, ठीक है। और चौधरी निसार साहब ने बतौर वज़ीर दाखिला, एक बड़ा ग्रुप ऐसा था जो मफाहमत के साथ चलना चाहता था, ठीक है। ये बात चूंकि ऑन रिकॉर्ड में पहले भी कह चुका हूं तो मैं दोबारा यहां दोहरा देता हूं, और वो थे हमारे इसहाक डार साहब।
इसहाक डार साहब और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो ये समझती थी कि हमने पिछली हुकूमतें हमारी इसलिए गिर गईं, कमज़ोर हो गईं कि हमने एहतसाब किया और उसके नतीजे में तीसरी क़ुव्वतें ताकतवर हो गई। और इस मौजू पे जब नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आए तो बरसर इक़्तिदार आने से पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के बारे में बड़े सख्त जुमले वगैरह, तो जब वो आ गए बरसर इक़्तिदार तो मुस्लिम लीग नून के लोगों से जो मैंने पूछा, मैंने कहा जब क्या, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या हम आपस में लड़के और जो है वो थर्ड पार्टी दोबारा एक्टिव हो जाए भी चाहते हैं। चौधरी निसार वहाँ से हटे और चौधरी निसार ने कराची ऑपरेशन किया, ठीक है, और उसके बाद चौधरी निसार साहब ने वो जो जरदारी साहब तो हद दर्जे चौधरी निसार को नापसंद करते हैं, हद दर्जे। अब याद करें चौधरी निसार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो निकले वहाँ से इतने जाली अकाउंट केस और ये और वो सारे चौधरी निसार ने सारे शुरू करवाया था ना, जो बाद में बंद हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स, जो बाद में बंद हो गए। तो चौधरी निसार ने ये सारा शुरू, तो वो चौधरी निसार साहब को अंदर से एक रेजिस्टेंस थी, एक तो ये रेजिस्टेंस थी असल, ठीक है, और दूसरी जो बात वो शहबाज, वो फिर फैमिली का इशू है कि अगर शहबाज शरीफ साहब, उसमें जाना भी नहीं चाहता, वो हर जगह पे होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन ये जो नुक्ता नज़र था ना, इस बुनियादी नुक्ता नज़र पे इख्तलाफ चौधरी निसार का बाकी पार्टी के साथ हुआ, और इसलिए आप देखेंगे कि बाकी पार्टियां जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियां वो चौधरी निसार को सब की सब जब मजाक उड़ता है तो अकेले खड़े हो जाती हैं, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग नून में ये था कि हम और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का एहतसाब नहीं करेंगे अपने दौर में, चौधरी निसार ने किया था, और चौधरी निसार ने उसके बाद फिर वो जो ऑपरेशन, ये जो तालिबान और ये सारा उन इलाकों में जाना था, और मतलब चौधरी निसार एक्टिव, एक बहुत एक्टिव जो है वो थे वज़ीर दाखिला। लेकिन पार्टी के अंदर की डायनेमिक्स जाहिर है, ग्रुपिंग होती है, इनकी ख्वाजा आसिफ साहब की आपस में नहीं बनी, फिर ख्वाजा आसिफ साहब, जाहिर है परवेज़ रशीद साहब को हमने अरबी सुना, उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि मैं मरीम के उसमें कैसे काम, मतलब वो फिर खटपट होकर वो बहरहाल नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, उनका वोट बैंक है, ठीक है, तो उनके नजरिए के साथ चूंकि नहीं चले तो कॉर्नर हो गए। अच्छा, अब लेकिन इशू ये है कि उनका बहरहाल एक रोल है, उस रोल को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि बातचीत जब भी आगे बढ़ेगी तो शहबाज शरीफ के साथ चौधरी निसार का होना लाजिम है, मतलब कॉम्बो डील होगी, सही, मतलब होता ना, मतलब एक कॉम्बो डील ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप वो भी, क्योंकि वही असल में वही शहबाज शरीफ का भी रिश्ता थे ना, शहबाज शरीफ खुद तो नहीं, शहबाज शरीफ के साथ चौधरी निसार होते थे तो कॉम्बो बनता था ना। तो अब मसला ये है कि अब खाली वोट बैंक भी तो है ना डॉक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अगर बात होगी शहबाज शरीफ की तो उस बात में चौधरी निसार लाजमन होंगे, ठीक, वरना खाली शहबाज शरीफ से बात नहीं होगी। सही। अच्छा, लेकिन फैसला बहरहाल नवाज शरीफ ने करना है, और नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, और पॉपुलैरिटी जो है वो मरीम नवाज साहिबा की है इस वक्त, अगर आप जो भी कहें तो एक वोट बैंक तो उनका खुद एज अ पर्सन मरीम नवाज साहिबा सामने आई है, एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, उसको लोग पसंद करें, अब सही कहें गलत कहें जो भी कहें, लेकिन वो वोट बैंक नवाज शरीफ को और मरीम नवाज साहिबा पॉपुलर है। अच्छा, तो ये बहरहाल एक मसला तो ये है। दूसरा मसला पीडीएम आती है। तीसरा जो अहम मसला है, जो अहम मसला भी नहीं, अहम तरीन मसला है, वो ये है कि इस खित्ते में पावर्स, दुनिया की बड़ी पावर्स आपस में टकरा रही हैं। अफगानिस्तान में, नेपाल में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अगली स्ट्रेटजीज दाएं बाएं फैसला करना है, ये अगले चंद सालों में कौन किस कैंप में होगा, कौन क्वाड में होगा, क्या नरेंद्र मोदी का जो इंडिया की एक पॉलिसी रही है कि हमने सारा, और अभी भी वहां पर एक आवाज उठती है कि हमें बड़ा बैलेंस रहना चाहिए और बिल्कुल एक तरफ नहीं चले जाना चाहिए, क्या वो अपने यहाँ अड्डा दे देंगे क्वाड में जाके, तो उसके जवाब में उनको क्या मिलेगा, क्या अमेरिका आके चाइना से लड़ेगा, और क्या वो भूटान के अंदर या बाकी जगहों पे जो चाइना का क्लेम है, क्या वहां पर चाइना जो है वो उससे निजात दिलाएगा अमेरिका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जनरल मैकेंसे जो सेंटकॉम को हेड कर रहे हैं, मैंने आपसे कहता ना, बहुत सारे लोग इस वक्त अमेरिका के ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट ने दोबारा खींच ली है मकनातीस की तरह। मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है जो खींच लेती है, और अब तो बहुत ही खींच रही है।
क्योंकि यरूशलेम और ये जो आने वाला अरसा है उसके अंदर एक मिडल ईस्ट का एक रोल तो है। बड़ी जंगें होनी है यहाँ पे, और खुदा जाने कितने लोगों ने मारे जाने हैं। अगर हदीस की रोशनी में देखें तो 100 में से 99, ठीक है, और एक बचेगा। इस तरह की जंगें होने जा रही हैं और जगह नहीं मिलेगी परिंदे को बैठने की, इतनी लाशें होंगी अगर हदीस पे जाएं तो जंगें तो होनी है। अब इशू ये है कि उन जंगों, जो जनरल मैकेंजी वहाँ पहुँचे, वो पहले तल अवीव गए, फिर उसके बाद और मुल्कों में गए होंगे, उसके बाद वो रियाद पहुंचे। रियाद पहुंचने के बाद उन्होंने, वो जाहिर है कि इतनी खप है सेंट कॉम को ऐड करना कोई मजाक है। इस वक्त अफगानिस्तान से पुल आउट भी होना है, तो ये भी होना है, तो सेंट्रल एशिया भी, तो बेसिस भी, तो फिर अब पुल आउट ये 2001 वाला पाकिस्तान तो है नहीं, जैसे वो 2001 वाला चाइना नहीं है। 2001 में तो यहाँ से आप उनकी अगर एयर स्पेस भी जा रही थी और असला भी जा रहा था और ये भी जा रहा था, वेल एंड फाइन, ठीक है, आपने अलाउ किया था। अब नीचे सी पैक है, ठीक है ना, अब नीचे सी पैक है, तो चाइना भी जाहिर है कि देख रहा है चीज़ों को। तो हमने भी जो फैसले करने हैं बहुत सोच समझ के करने हैं कि क्या क्या सूरत हाल है, क्या मामला नहीं है। अच्छा, तो वो जनरल मैकेंजी जो बात में कर रहा था, वो रियाद पहुंचे, तो रियाद में वो उनके साथ जो मीडिया था, तो मीडिया के उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो फौजों का विड्रॉ करवा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भी तो फौजें उन्होंने निकलवाई हैं ना, बहुत सारी मिडिल ईस्ट से भी तो निकलवा के, आपको तो ये गल्फ में यहाँ खड़े थे बेड़े, बहरी बेड़े, तो इन्होंने साउथ चाइना सी भेज दिए थे सारे। तो इन्होंने वहाँ पे तंग आके ये वहाँ पर, और ये बड़ी अजीब सी, उसके बाद अरब न्यूज़ ने जो खबर, मैं अरब न्यूज़ को कोट कर देता हूँ एग्जैक्ट, ताकि मैं किसी गलती का मुर्तकिब ना हूँ। वो अरब न्यूज़ में वो कहते हैं कि मैं अगर यहाँ से जनरल मैकेंजी का स्टेटमेंट अरब न्यूज़ में, वो कहे यूएस स्केल्स बैक इन मिडिल ईस्ट, चाइना में स्टेप इन। अच्छा, यूएस जनरल, अब जनरल मैकेंजी भी तंग आए हुए हैं। वो कहते हैं भाई हम यहाँ से पीछे जाएंगे तो मतलब साढ़े ते ना रहना, मतलब साढ़े ते ना रहना, मतलब खुद ही जागते रहना, चाइना में स्टेप इन। अच्छा, उसके बाद वो अरब न्यूज़ में लिखा कि वो जितने वहाँ पे अरब ममालिक और बाकी सारे इत्तेहादी थे, वो उन्होंने शक्ल देखनी शुरू कर दी कि ये जनरल मैकेंजी, उन्होंने कहा भाई 1 मिनट हट जाओ, हम यहां से निकल रहे हैं, उसके बाद चाइना आता है, क्या आता है, उसके आप लोग मतलब अपना जरा ध्यान, मतलब सारी चीजें हमारे ऊपर ना छोड़ दें कि हम ही बचाएंगे आपको भी, तो अशरफ गनी को भी, तो इधर हुक्मरानों को भी, तो उधर के भी हुक्मरानों को, पूरी दुनिया का अपना भाई अपना तो खुद भी करो कुछ थोड़ा सा, हमारी भी जान चाहिए। अब उधर चाइना खड़ा हो रहा है, उधर हम उधर ताइवान से कभी चौं करके आवाज आ जाती है, कोई उधर से आवाज आ जाती है, उधर से, तो और भी रोलर पे पड़े हुए हैं। तो वो जनाब वो अब छप गई खबर बड़ी, उन्होंने बड़ी खबर लगा दी कि चाइना स्टेप इन कर जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वो अरब मुल्क, साथ ही वो नेतन्याहू जो है वहाँ पे, नेतन्याहू की हुकूमत, अब ये भी तासुर देखें, जब भी तासुर चला जाए कि अमेरिका ने डम कर दिया आपको, तो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स ही अजीब सी हो जाती है, यू आर नॉट द बॉस, अगर ये कह दिया जाए तो अभी 2 तारीख तक उनकी हुकूमत बनती है, नहीं बनती, उनके इत्तेहादी आते हैं, ये फैसला भी अभी होना है, फैसला बाहर ही होता है। मैंने सीरिया में एकदम पूछा, मैंने कहा लड़ाई कब खत्म होगी, ये खाना जंगी नहीं खत्म हो रही। मैंने वहां पे किसी से पूछा, उन्होंने कहा जिस दिन पुतिन और ट्रंप की फोन पे बात हो जाएगी तो जंग खत्म हो जाएगी। तो मतलब है कि बात ये, फोन पे बात हो गई ना, कैसे बॉम्बिंग रोकी है इसराइल ने, मुझे बताएं कैसे रोकी है, और कितनी एम्बैरेसमेंट, हम खत्म कर देंगे, हम जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसे रात के 2 बजे, ठीक है। तो बात सारी ये है कि ये तो इसराइल की बात हो रही है, जो इतने स्टेक और फन्ने खान और जनाब दुनिया के दादा बने हुए बदमाश चौधरी, एक कॉल की मार। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। तो अब मसला ये है कि बाकी मुल्कों के साथ क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, ये सामने आना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आकर नाज़रीन मजीद इस पर बात करेंगे हमारे साथ। मतलब मुझसे को पूछे कि आपने इंग्लिश में जवाब देना है या चाइनीज में जवाब देना है, तो मुझे पता तो होना कि मैंने कौन सी जबान सीखनी है। ठीक हो गया डॉक्टर, पता था आखिर में मैं किसी और मंगोलियन इंग्लिश बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, असद उमर साहब आज कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब से ना इंतकाम लेना है, ना उनको रियायत देंगे। छोटे बड़े खेलों में छोटे इश्यूज हैं, ये वो पब्लिक नहीं होती, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, कि ये नहीं, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ा लार्जर
गेम है इस रीजन में, उसमें जहांगीर तरीन के साथ 4 लोग होंगे तो 2 उधर होंगे, ये छोटे इश्यूज हैं, मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि जो इमरान खान साहब ने कल बात की है जी, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जाती है तो जाए, ठीक है, हुकूमत जाती है तो जाए, मैं NRO नहीं दूंगा। अच्छा, वो NRO नहीं दूंगा जो है वो ये बात वो बहुत दफा कह चुके हैं, ठीक है, हालांकि NRO जो है वो तो सब ले चुके हैं, तो फिर क्या मामला है भाई, मामला फिर क्या है? अगर वो सारे के सारे NRO ले चुके हैं और बाहर घूम रहे हैं, भाई मियां साहब तो बैठे हुए हैं लंदन में जी, और जरदारी साहब भी बाहर हैं, बिलावल जो हैं वो भी दुबई में थे, गालिबन आज वापस आए हैं, शहबाज शरीफ साहब अभी खाना उनके रिहाइशगाह पे हो रहा है। मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब के अलावा और खुर्शीद शाह साहब के अलावा और कौन सी शख्सियत है जो अंदर है? सारे तो बाहर हैं। तो इमरान खान साहब जो ये बात कह रहे हैं, सारे बाहर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई ये भी नहीं कह रहा कि अभी इलेक्शन करवा दो, ये भी नहीं कह रहा। तो ये भी कोई नहीं कह रहा कि जी असेंबलियां जो है उसमें से इस्तीफे दे दें, इत्यादि भी सारे साथ खड़े हैं। तो उसके बावजूद इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं, तो और आज इमरान खान साहब ने जो है वो इंटेलिजेंस ISI के जो हेडक्वार्टर है वहां का दौरा भी किया और ब्रीफिंग भी ली, और उसमें जो बात हुई वो ये कि मुल्की और इलाकाई खत्ते की सलामती बड़े इश्यूज पे लार्जर इश्यू पे बात हुई। ये तो नहीं होगा जहांगीर तरीन का क्या करना है, तो ये तो ये सियासी मामला है, तो नहीं, ये तो बकौल क्या है हमारे भाई फैसल वावडा के, ये तो क्या एक कर्नल क्या उन्होंने कहा था, क्या कुछ कहा था उन्होंने, पुलिस वाले की, ये पता नहीं सूबेदार की किसकी मार है। अच्छा नहीं, और बड़ी अजीब सी बात की थी। बहरहाल वो थोड़ा सा बहुत शुक्रिया, वो भी शहबाज शरीफ की तरह जोशो खिताबत में बहुत कुछ कह जाते हैं, कभी डॉक्टर शायद बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सफर ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।